subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ एक पेपर जिसमें हम बात करने वाले हैं 150 जीएस की। ये पेपर जो है ये पीसीएस का पेपर है और यहाँ पर हम 150 की जीएस यहाँ पर देखने वाले हैं। जो आने वाले आपके पीसीएस का पेपर हो, चाहे लोअर पीसीएस का पेपर हो या कोई भी पटवारी या कोई भी ऐसा पेपर आने वाला है, उसके लिए ये जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छी वीडियो, एक्सप्लेन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए रामबाण पेपर है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। और अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए इससे अच्छी रिवीजन वाला पेपर नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है इसे हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित में से किस युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल और उस काल के रूप में इसे जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक एवं लेखन साक्ष्यों को दोनों का उपलब्ध हैं। लेकिन हम कहते क्या है कि जो पुरातात्विक और लेखन साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम उसको क्या नहीं पढ़ पाए हैं, उसके साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। ये करीबन 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? काल को बोल देते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको कि कौन सा किसके किनारे पर स्थित था, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप इस वाले को, अब लोथल है और आपका ये है, तो ये इसका 4 हो जाएगा, ए का 4। ठीक है ना, बी का हो जाएगा 1, रावी नदी किनारे था। सी का हो जाएगा 2, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। और डी का हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका मिलान होगा। और अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस ऋषि मुनि द्वारा रचा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है और गायत्री मंत्र जो है सविता देवी को प्रस्तुत किया गया है, उसको समर्पित किया गया है। और इसके रचनाकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र थे। ठीक है ना, चलिए आगे। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के जो कथन है इस पर हमने देखना है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है। अगला है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ये गलत है। दूसरा है आपका, महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की क्रिया को बौद्ध ग्रंथ में महाभीष निष्क्रमण कहा गया है। ये बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से इसके आंसर सही आ रहे हैं? 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है? 1 और 3 सी में है। ठीक है दोस्तों देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ही हुआ था। ये बिल्कुल सही यहाँ पर है, ये वाला सही हमको जो कथन है वो सही है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था और इसमें बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ऋषि पत्तनम में दिया था, जो 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो 5 कहाँ दिया था? सबसे पहले 5 साधुओं को, 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, इसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभीष निष्क्रमण। तो इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा है, ये कह रहा है जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग वर्णन किया गया है। और दूसरा है कथन, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर जो कथनों कारक है इसमें ऑप्शन क्या दिए जाते हैं कि आर ए दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या पूछ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कह रहा है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखो जैन धर्म में जो है इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा। आर ए दोनों सही हैं, मतलब दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जैन संप्रदाय है, इस संप्रदाय में आपका महावीर स्वामी इसके संस्थापक रहे जैन धर्म के वैसे। ठीक है ना, और 12 वर्ष संस्थापक माने जाते हैं इसके 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कैवल्य भी कहा जाता है। ये सही है। और ये भी कह रहे हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ये भी सही है, क्योंकि इसके अनुसार जगत का निर्माण सार्वभौमिक नियमों के अंतर्गत हुआ है। यानी कि दोनों सही हैं, लेकिन
आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगला है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी, की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। देखो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक बृहदत्त था, और जो पुष्यमित्र शुंग जो था यह उसका सेनापति था, जिसने 184 ईसा पूर्व के आसपास इसकी हत्या कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करी, और अपने शासनकाल में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जिन अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित किसे माना जाता है, पतंजलि को माना जाता है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे उन यज्ञों को संपन्न करने वाला व्यक्ति कौन था, पतंजलि थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया है। अब क्रमादित्य की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हुणों का भारत पर प्रथम आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित किया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, क्रमादित्य भी बोला जाता है। अगला है नसांग, यानी कि वेनसांग है, यहाँ पर छपा नहीं है, वेनसांग यानी कि इसको रात्रों का राजकुमार भी कहा जाता है, के अनुसार भारत में रेशमी वस्तु के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था। यहाँ पर रेशमी वस्त्र की बात कर रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है इसका सही आंसर बी है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है वो वेनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वेनसांग के अनुसार उस समय भारत जो मथुरा नगर है वह सूती वस्त्र के लिए उत्पादित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कभी क्वेश्चन बहुत डीप पूछ देता है। मथुरा जो सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और यह उसका प्रसिद्ध केंद्र रहा, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र नामक विषय का अध्ययन भी किया था वेनसांग ने। और वेनसांग की जो यात्रा विवरण है उसको हम क्या बोलते हैं, CU की बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की है। तो इन्होंने करी है तमिल भाषा में। किस भाषा में की है, एक मिनट, सॉरी, इसका जो आंसर है ये आपका किया गया है तेलुगु भाषा में किया गया है, ठीक है। तेलुगु भाषा में किया गया है। तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने जो तुलु वंश के थे, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक के रूप में जाना जाता है, और इनके शासनकाल को साहित्य का शास्त्रीय युग का क्लासिक युग माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भी इनके शासनकाल में आया था, ठीक है ना। और बाबर ने भी अपने 2 हिंदू राज्यों में, यानी कि एक मेवाड़ में और एक विजयनगर साम्राज्य में, उस समय तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को बहुत ही शक्तिशाली शासक बताया गया है। किसने, बाबर ने अपनी तुजु के बाबरी में, ठीक है ना। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने 5 विशाल नहरों का निर्माण कराया था। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के समय की जो है, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके शासनकाल की बड़ी नहरों का निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए उसमें सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक ध्यान देते हुए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। और इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में हब्बे सर्ब यानी कि हक के सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था, और ऐसा करने वाला है दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है जफर खां। क्या है इसका नाम, जफर खां। देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत विद्रोह हुए, और उन्हीं विद्रोह के समय बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए, जिनमें से एक था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जफर खां उर्फ हसन गंगू था, और उसके द्वारा सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, तथा इसके नाम पर हसन गंगू ने हसनाबाद नामक स्थान भी हसनाबाद रखा था, गुलबर्गा के जो राजधानी थी। इसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने के लिए भी अपने क्षेत्र में एक आदेश जारी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, पहला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, ठीक है, मेवाड़ है विजयनगर नामक हिंदू राजा का वर्णन किया। अभी मैंने आपको बताया था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया। ये भी बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा को मुगल दरबार की राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें आंसर कौन से सही होंगे, इसमें आंसर होंगे 1 और 2, यानी कि यहाँ पर कौन से सही हो जाएंगे, C वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबर जो था इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था, ठीक है ना।
पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और इसमें स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। और मुगल शासन काल था, मुगल काल था, उसमें राजभाषा के रूप में फारसी भाषा को दर्जा दिया गया था, ना कि तुर्की भाषा को दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा थी मुगलों की? तुर्की भाषा ना होकर फारसी भाषा मुगल दरबार की राजभाषा हुआ करती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कुछ मुगलों के यानी कि अकबर द्वारा दिए करे गए कुछ कार्य, और उन कार्यों से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही बैठने वाला है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो अब जजिया कर हटाया है, असरीगढ़ विजय है, दास प्रथा का अंत है, हल्दी घाटी का युद्ध है। इसमें देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ से मिलाएं, असरीगढ़ की विजय सबसे अंतिम विजय रही और 1601 में करी थी बी का वन, तो बी का वन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और मैं भी देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है ना। तो बी का वन कहाँ मिल रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ यहाँ। तो ये तो वैसे ही सही हो गया कि असरीगढ़ विजय ये हो गई, ठीक है ना। अब देखिए जजिया कर कब हटाया था? 1 का 4 है, ठीक है ना, 1564 ईस्वी में हटाया था। और इसके बाद आपका सी का 2 है, दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में किया था अकबर ने। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1556 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, बहुत फेमस युद्ध रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या बैठ रहा है आपका? ये तो एक भी अगर आपको आता है, देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें हल्दी घाटी का डी का 3, तो डी का 3 भी किसी में भी नहीं है। तो कोई भी एक आंसर अगर आपको श्योर आता है तो उससे भी आप आराम से इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान के अंतर्गत वित्त राजस्व कार्य कौन सा मंत्री देखता था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। कौन सा था वो? अमात्य था, ठीक है। कौन सा था? अमात्य। चलिए आगे है, औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये थे आपके सर जॉन चाइल्ड, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बम्बई के एक ब्रिटिश गवर्नर था जो सर जॉन चाइल्ड था, इसको 1688 में बम्बई एवं पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बंदरगाहों पर हमला कर दिया था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को भी बंदी बनाने की कोशिश की गई थी। इसके कृत्य के लेकर औरंगजेब अत्यधिक गुस्सा हुआ और उसने इसको ये फरमान जारी कर दिया कि ये अब उसको भारत से मतलब बाहर निष्कासित करने का फरमान जारी कर दिया था। तो एकमात्र औरंगजेब ही था जिससे अंग्रेज डरते थे, उसके बाद तो कोई ऐसा हुआ भी नहीं जिससे अंग्रेज लोग डरते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का जन्मदाता किस ब्रिटिश गवर्नर को माना जाता है? तो सहायक संधि के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम जानते हैं लॉर्ड वेलेजली को। सहायक संधि के जनक के रूप में लॉर्ड वेलेजली 1798 में आया, 1805 तक रहा, इसी को हम मानते हैं। भारतीय राज्यों में ब्रिटिश राजनीति प्रभाव में लाने के लिए उसने इस प्रणाली को विकसित किया था। इस संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय प्रथम राज्य कौन था? ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम राज्य था हैदराबाद का निजाम, जिसने सन 1798 ईस्वी में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। सबसे पहले निजाम ने ही इसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद मैसूर ने किया था, तंजौर ने किया था, बहुत से ऐसे राज्य थे और उन्होंने भी इसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, ठीक है। हालांकि इसका सबसे पहला बार प्रयोग जो था सहायक संधि का डुप्ले कर चुका था, बट डुप्ले में ऑप्शन नहीं है, साफ साफ लिखा है ब्रिटिश गवर्नर, तो वेलेजली इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो पहले 17 वाला तो कह रहा है, देखो ब्रिटिश भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, हाल्ट मैकेंजी का महालवाड़ी और निष्कासन का सिद्धांत आरसी दत्त। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। देखो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कर दी थी, तो इसका पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद रैयतवाड़ी इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्तेमरारी बोलते हैं हम इसको। इसके बाद रैयतवाड़ी की बात करते हैं, तो रैयतवाड़ी जो शुरू की गई थी भू राजस्व व्यवस्था, ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको शुरू किया था, और ये मद्रास के 12 महल जिले में सबसे पहले लागू की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, महालवाड़ी की हम बात करें, ठीक है ना, जो महालवाड़ी था आपका, ठीक है, सॉरी रैयतवाड़ी था, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी जो थे दादा भाई नौरोजी थे, जिनको हम वृद्ध ओल्ड मैन कहते हैं। इसने धन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और इन्होंने बताया था कि यहाँ से दिन पर दिन ब्रिटिश लोग अपना पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, और महालवाड़ी जो था हॉल्ट मैकेंजी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। अब ये फिर सुमेलित करना है, आपको बताना है कि 1857 क्रांति के समय कौन कहाँ पर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें देखो झांसी है, अवध है, दिल्ली है, कानपुर है। तो कानपुर कौन से? नाना साहब थे, ठीक है। और उसके बाद अवध जो था ये आपका
यहाँ पर दिल्ली का हम देख लेते हैं, झांसी का देख लेते हैं। झांसी का आपका रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना। ए का आपका बी हो गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक, ये है देखो। तो झांसी की रानी का कौन सा, लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है। ए का 3 हो गया, ठीक है ना। तो ए का 3, ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए का 3, ठीक है ना। उसके बाद बी का 1 हो गया है, और उसके बाद सी का 2 हो गया है, नाना साहब, और दिल्ली का 4 डी का 4 हो गया, वक्त का, ठीक है ना। चलिए आगे, नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक हैं। नील दर्पण पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। कौन है, दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था सन 1859 से लेकर 60 तक, और 1857 के बाद होने वाला सबसे पहला विद्रोह यही था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक ग्राम से हुई थी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ब्रदर इनको बोला जाता है, इन दोनों के इसके प्रमुख नेता थे। नील की खेती से इनकार करने पर नील बागान मालिक इन किसानों पर दमनात्मक रुख अपनाते थे, इसलिए इन लोगों ने इसका विद्रोह किया। बंगाल के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है, वर्ष सन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किस गवर्नर द्वारा समाप्त कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हिंदी में यही आता है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम कई बार आ चुका है, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की हो रही है, क्योंकि 1878 यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कि किसने इसको समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लाया कौन था, समाप्त किसने किया था, ये हम दोनों पढ़ते हैं। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। इसके अंतर्गत देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। वर्ष 1882 में उदारवादी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड रिपन ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसको हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, को समाप्त कर दिया। भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के अखबारों को समानता दे दी। तो आया था इसके समय में, समाप्त हुआ इसके समय में। ये जो टाइम पीरियड है ये इसका है, लिटन का, और समाप्त हुआ था 1882 में, इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है, प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी या किसके द्वारा सम्मानित किया गया। ये सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था मुगल बादशाह, उसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों द्वारा रोक दी गई थी, जिस कारण क्या हुआ कि किसी को पढ़े लिखे लोग को इंग्लैंड भेजना था, और वहाँ पर पेंशन रोकी क्यों गई है इसके बारे में बात करनी थी। तो उस समय एक ही पढ़ा लिखा इंसान था उस समय, तो राजा राममोहन राय बहुत पढ़े लिखे थे, और ये पाश्चात्य संस्कृति को मानते थे, ठीक है। ये अंधविश्वास को नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय लोग समुद्र के ऊपर पाँव रखना गलत मानते थे, समुद्र को पार करना गलत मानते थे, इसलिए एक राजा राममोहन राय ही थे जो वहाँ पर जा सकते थे। चलिए अगला है, गुलामगिरी किस समाज सुधारक की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने वर्ष सन 1873 में, कब, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की सन 1873 में। इन्होंने गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन का संचालन किया, और इनका इस आंदोलन का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन है दोस्तों पीसीएस का। इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडिया लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग की स्थापना किसने करी, शिशिर कुमार घोष ने सन 1875 में। कब करी थी, सन 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। देखो सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और इस अधिवेशन में आयरिश महिला एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, महिला के रूप में अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि पहली भारतीय महिला कौन है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो उसका आंसर ये होगा। अगर पहली महिला आएगा तो उसका आंसर एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट उसमें बहुत चर्चित महिला थी। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, इसलिए ये बहुत चर्चित व्यक्ति उस समय बन गई थी, तो इसको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है आपका लखनऊ में। कहाँ होता है, लखनऊ में। और ये हुआ था आपका, प्रसिद्ध कृषक नेता थे उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलिए
किस आंदोलन के अंतर्गत 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और यह आंदोलन कौन सा था? यह था असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। यह उक्ति जो थी, ये जो लाइन बोली गई थी, 1 वर्ष में हम स्वराज को प्राप्त करेंगे, गांधी जी ने खुद बोला था, ठीक है ना। लेकिन सन 1922 में चौरा चौरी घटनाकांड जो हुआ, उसके बाद ये वापस ले लिया गया और इस पर पानी फिर गया कि ये जो उक्ति थी ये यहीं पर ही समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया? तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन 23 मार्च सन 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। अगला है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक सुधार कार्यों के अंतर्गत अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवा संघ, इसका नाम पहले हरिजन सेवा संघ भी था, इसका नाम फिर बाद में आपका अखिल भारतीय हरिजन संघ भी किया गया। तो ये जो संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध यहाँ पर जो हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इसके अंतर्गत सभी बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया था। सभी नेताओं को अलग अलग जेलों में ठूस दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेतृत्व विहीन आंदोलन एकमात्र आंदोलन यही रहा जिसमें किसी भी बड़े नेता ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। अगला है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग के अधीन था। तो रक्षा विभाग जिसके अधीन रहा वो थे बलदेव सहाय। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, जिसमें बलदेव सहाय अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक कार्यों में वृद्धि की गई, जैसे बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया। कार्यपालिका के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत भारतीयों को दी गई थी। अगला है निम्न में से किस संस्था को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के अधिकार और के आधार पर एवं संविधान का अभिभावक 32 के आधार पर माना जाता है, यानी कि अनुच्छेद 32 के आधार पर ही इसको यह अधिकार मिला हुआ है। सुमेलित करना है आपको कि कौन कौन कहाँ से लिया गया है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप सो ऐसे ही कर लेंगे। बिना ऑप्शन के देखते हैं। पहले है संघात्मक व्यवस्था जो कनाडा से ली गई है। उद्देशिका जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलेखन जो अमेरिका से लिया गया है और आपात उपबंध जो बीमर संविधान से जर्मनी से लिया गया है, यानी कि इसका 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय आता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका पीसीएस उत्तराखंड का या पीसीएस में ही ये पूछा जा चुका है पहले भी 2016 के टाइम पे। तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है इसका आंसर जो है डी है। क्यों इंपोर्टेंट है? देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान में जो है शिक्षा में प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कब डाला गया था? पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उससे पहले यह किसमें थी आपकी ये, ठीक है, तो शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किस शब्द को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन कल्याण। तो देखो, उद्देशिका यानी कि हमारे प्रेम्बल में जन कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रमुख संपन्न भी है, एकता अखंडता भी है, अंतर्निरपेक्ष है, बाकी जन कल्याण का कोई बात नहीं की गई है।
अगला है नवीन राज्यों को गठन करने की शक्ति निम्न में से किस एक संस्था की है। नवीन राज्यों का गठन किया जाता है संविधान के संसद द्वारा, संविधान में संसद द्वारा इसको अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत संघ में नए राज्यों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। जो स्थापना है उसकी शक्ति मतलब भारतीय संसद के पास है। नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है भाई। एकल नागरिकता है हमारे वहाँ पर, हम लोग मतलब दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता का वर्णन है, गलत हो गया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है, बिल्कुल सही हो गया। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, हम लोग क्या होता है एकल नागरिकता वाले हैं। भारत में प्रणाली जो है आपका भारत की जो शासन प्रणाली है उसमें हमने क्या कर रखा है, एकल नागरिकता दे रखी है। और इसमें जो है भाग 2 में हमारे नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 दे रखा है, गलत हो गया। और भाग 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान। तो यहाँ पर 1 और 3 हमारे बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, 1 और 3, ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित की गई। अभी हाल ही में पेपर में आया था, आपको पता ही है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। यानी कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुसूची 36 मतलब जो हमारे आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब कौन सा कथन असत्य है इसको देखना है। पहला, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, भाई सही है ये बात, ठीक है ना, 39 का, ठीक। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, हमें गलत कथन चुनना है। तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए वो प्रधानमंत्रियों में प्रधान है, बहुमत दल का नेता है। चौथा कह रहा है वह किसी भी मंत्री को स्वयं पद से हटा सकता है, बिल्कुल गलत कह रहा है ये, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो अधिकार दिया गया है भारतीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता बिल्कुल होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का, ये भी सही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है। यह अधिकार किसको दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है आपका राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाएगा राष्ट्रपति। अगला है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी भैया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसमें कहा गया है, 75 के क्लॉज 3 में, ये याद रखना। अगला है 41 कथन और कारक। कथन और कारक कहता है संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा, और कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता है, सही दोनों के दोनों हैं। अगला है यहाँ पर किस स्थिति में लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो किसके आधार पर किया जा सकता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार नहीं, लोकसभा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद सलाह पर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद सलाह पर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत साफ साफ कहा गया है राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला है राज्य को धन विधेयक प्रस्तुत, राज्यों में धन विधेयक, देखो राज्यों में धन विधेयक आ गया है, आपको पता है धन विधेयक 110 में है केंद्र में, लेकिन राज्यों के धन विधेयक की बात हो रही है। राज्यों का धन विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल विधानसभा में। क्यों, क्योंकि सिर्फ विधानसभा जो है वो हमारे एज अ लोकसभा है, और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाए जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या, 33 का ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198(1) में कहा गया है कि साफ साफ इसमें कहा गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक केवल राज्यों के विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट का भी राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का भी राष्ट्रपति को। ध्यान देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद 62 वर्ष की आयु तक ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। कब तक, अधिकतम आयु कब होती है, 62 वर्ष तक ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संघ और राज्यों के बीच वित्त विभाजन होता है? तो देखो ये मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी इसका जिक्र किया है। इसका सही आंसर वित्त आयोग होता है। देखो 45 का क्या हो जाएगा, बी। संविधान के अनुच्छेद 280, क्या बोला था मैंने कल भी, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी की सलाह पर केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का विभाजन किया जाता है, कितना पैसा राज्य को मिलना चाहिए और कितना पैसा केंद्र अपने पास रखेगा। इसका विभाजन करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। अगला है, न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है? अब देखिए न्यूटन की गति के अनुसार गति के नियम के अनुसार कौन सा इसका सही बैठेगा, ठीक है ना। तो कौन सा सही होता है, तो होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम होता है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है, उसको हम क्रिया का प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे बंदूक की गोली हम छोड़ते हैं तो उसमें पीछे को झटका लगता है ना, बस वही क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। अगला है आपका, हाइड्रोजन बम का पिता यानी कि हु इन्वेंट हाइड्रोजन बॉम्ब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और उसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। अब देखिए एडवर्ड टेलर जो है यहाँ पर एडवर्ड टेलर जो है ये आपका प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन बम का पिता कहा जाता है। यह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन बम कार्य कैसे करता है। हाइड्रोजन बम उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस सिद्धांत पर सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि संलयन पर, ठीक है ना। किस पर करता है ये, नाभिकीय संलयन पर। अगर आपसे पूछा जाएगा नाभिकीय विखंडन पर कौन करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आप कहोगे परमाणु बम कार्य करता है, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोजन बम परमाणु बम से क्या हो जाता है, 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। ये हमेशा वायु द्रवों के आपेक्षिक घनत्व तो नहीं नापता है, बल्कि इससे नापा जाता है द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के मतलब इसमें वो नहीं नापा जाता है, इसमें नापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या नापी जाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कोयले का कौन सा प्रकार है? कोयले के सभी प्रकार होते हैं, कोयले तीनों प्रकार में पाया जाता है, ठीक है ना। कोयले के एक जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, गंधक होता है, लोहे के भी यौगिक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कोयला बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट कोयला होता है और एंथ्रासाइट कोयला भी होता है। धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, धावन सोडा के रूप में हम किसे, धावन सोडा कई बार आपने पढ़ा होगा, धोने वाला सोडिया, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2O। इसको हम धोबिया सोडा बोल देते हैं। वॉशिंग पाउडर के, वॉशिंग सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग जल के खारापन दूर करने के लिए भी किया जाता है। जर्मन सिल्वर किसे बोल देते हैं, यहाँ पर जर्मन सिल्वर का रूप में बोलते हैं हम आपका, इसमें कह रहा है कि जो जर्मन सिल्वर है ये किस धातु, मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर में ये तीनों के तीन पाए जाते हैं, यानी कि इसमें आपका कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और निकिल पाया जाता है। इसमें कॉपर का अनुपात 50%, जिंक का 35% और निकिल का 15% के रूप में पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, कॉपर, जिंक और निकिल। अगला, आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। किसको जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। इसमें आत्महत्या की थैली के रूप में इसको जानते हैं। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने सन 1958 में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है, ठीक है। शैवाल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है आपको। शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन मंड के रूप में होता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं, या ये सभी सही हैं, या एक सही है, या दो सही है, ठीक है ना। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा, 53 का डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से कौन कौन से सही हैं। देखो, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचयन मंड में होता है, बिल्कुल सही है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ये भी सही है। और कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रायः हरित
लवक युक्त एवं संवहन ऊतक सहित रहित ये होते हैं। इनमें लाल, भूरा, हरा वर्ण पाया जाता है। 54 देख लेते हैं, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? कौन सबसे प्राप्त सार्वभौमिक रक्त समूह जो है वो आपका हो जाएगा ए बी। ए बी क्या होता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडरस्टीन ने की थी। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडरस्टीन ने की थी। और ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इस वजह से इसमें क्या होता है, सभी किसी का भी ब्लड को, किसी भी ब्लड ग्रुप को अपने पर ले सकता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, इतने बार आयोग ने पूछा हुआ है प्रश्न, इतने बार पूछ दिया है, ठीक है ना। तो यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2.0 kg तक होता है और यह उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला एक अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है? ठीक है, कौन सा एक एंजाइम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देखो, माल्टेज, सुक्रोज और लाइपेज एक एंजाइम की प्रकार हैं। माल्टेज यह माल्टोस का ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला है 57 वाला, मस्तिष्क की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22। मस्तिष्क की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। इन अस्थियों को बनी रचना को कपाल कहते हैं। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो थायरॉक्सिन के एक प्रकार का हार्मोन है जो कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा मिक्सिडीमा, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इस हार्मोन की कमी से शरीर में मिक्सिडीमा नामक रोग पैदा हो जाता है। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको यहां पर कि पेलिनोलॉजी, एल्गोलॉजी, एमोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको हम देखते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 3 परागकणों का अध्ययन, बी का हो जाएगा 4 आपका यहाँ पर शैवालों का अध्ययन, एल्गोलॉजी कौन सी होगी? शैवालों का अध्ययन, सी का हो जाएगा 2, ठीक है ना, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और डी का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए आप अगर आपने अभी पहली बार कभी देखा है तो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये कपाल के स्फेनाइड हड्डी में उपस्थित होती है। किसमें होती है? कपाल के स्फेनाइड हड्डी में उपस्थित होती है। पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रण में रखती है। अगला है 61, सर्वप्रथम भारत रत्न वर्ष 1954 में निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका उपरोक्त सभी को, लेकिन अब यहाँ पर किसको दिया गया था? देखो यहाँ पर जो 61 का आंसर हो जाएगा डी सही है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी वेंकटरमण और चक्रवर्ती राजगोपाल जी को ये कब दिया गया था? इन तीनों को 1954 में दिया गया था। चैत्य भूमि निम्न में से किसकी समाधि है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है। यह राजघाट और ठीक है, तो यह जो है आपका यह जो जगह है ये आपका महाराष्ट्र में है, चैत्य भूमि वहाँ पर। इसके अलावा महात्मा गांधी की बात करें राजघाट, और वीर भूमि बात करें राजीव गांधी, और शक्ति स्थल बात करें इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो किताब है ये किताब लिखी है आपकी सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी ने इसे लिखा था और उन्हें सन 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में गुट निरपेक्ष का क्वेश्चन भी पूछा गया था समूह ग में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर हुआ था यूगोस्लाविया में। कहाँ हुआ था? रूस में यूगोस्लाविया में हुआ था। और यहाँ यूगोस्लाविया की जो राजधानी है एक्चुअल में उसके अंदर बेलग्रेड, वहाँ पर सन 1961 में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ था। वैसे 1961 में यही पूछा गया था समूहों में। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो यह है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट से संबंध है इसका। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार संगठन है जो एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी, जब आपका उसका किसका
जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर हुआ था 1961 में, तभी आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना भी हो गई थी। इसको याद कर लो। इसके संस्थापक पीटर बेसेन हैं, ठीक है ना। अगला है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन सी संस्था करती है? मौद्रिक नीति का निर्माण करती है आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई। इससे सेंट्रल बैंक, ये भी पूछा गया था लास्ट में सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन। यही वो सेंट्रल बैंक है जो अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो 66 में भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसे आरबीआई की नीतिगत दस्तावेजों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पिछड़े देशों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोलिंग प्लान चल योजना का सुझाव जाएगा? मोस्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलिंग प्लान दिया गया था गुरनाल मिडल ने, यानी कि जी मिडल ने, गुरनाल मिडल ने यह पिछड़े देशों के लिए दिया था, ठीक है ना। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था इसने। इसके अंतर्गत कोई भी योजना अनवरत लगातार चलती रहती है। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और 1978 में यहाँ भी चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो होती है, मौद्रिक नीति, ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। सीआरआर हो गया, या बैंक दर होगी, या रेपो रेट कहते हैं हम, ये तीनों मौद्रिक नीति इसको प्रभावित करती है, जबकि राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति को प्रभावित नहीं करती है। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो काम के बदले अनाज योजना सबसे पहले की गई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह योजना की गई थी। इस योजना की शुरुआत 14 नवंबर सन 2004 को आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौद्रिक नीति घोषणा आरबीआई द्वारा 6 माह के लिए की जाती है, ठीक है। अभी तक भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ। मुद्रास्फीति से देनदार को हानि होती है एवं लेनदार को लाभ होता है। उपरोक्त कथन से सही हैं, तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। देखो, मौद्रिक नीति घोषणा आरबीआई द्वारा 6 माह के लिए की जाती है। बिल्कुल हर 6 माह में आरआर या रेपो रेट या ये रोड ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद अभी तक इस 3 बार इसका अवमूल्यन बिल्कुल हुआ है। मुद्रास्फीति से जब होती है तो इसमें हानि होती है, आपको देने वाले को हानि होती है और लेने वाले को, लोन लेने वाले को लाभ हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अगला है आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना, ठीक है। चलिए, अगला है किस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही है एक्वर्थ कमेटी। एक्वर्थ समिति सन 1921 में गठित की गई और इसके रिपोर्ट के आधार पर ही सामान्य बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा वो रहा सन 2012 से 2017 के बीच में। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है? अभी हमसे पहले पढ़ रहे थे ना, तो ये होता है ऋणी को। अभी इससे पहले मैंने बताया था। तो ऋणी मतलब होता है कि जो लेता है ऋण उसको फायदा हो जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में कटौती की जाए तो बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम बैंक दर को कटौती कर देते हैं तो बाजार पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी बाजार में, ठीक है ना। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास की सूचकांक एचडीआई में शामिल नहीं है? एचडीआई में जो शामिल नहीं है वो है सामाजिक असमानता। बाकी 3 के 3 है, सामाजिक असमानता इसमें नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको देखना है। मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2004 गलत है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। किसी भी देश में जब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी देश ने अपना अवमूल्यन कर दिया है तो ऐसे में क्या हो जाएगा? इसमें आयात महंगा हो जाएगा जबकि निर्यात सस्ता हो जाएगा। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आयात महंगा हो जाता है जबकि निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी भी देश द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कम कर दिया है और इस प्रक्रिया में आयात महंगा हो जाएगा तथा निर्यात सस्ता हो जाएगा। सुमिलित करना है यहाँ पर समितियां और कौन सी समिति किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये देख लेते हैं।
अब समितियां हैं, देखो यहाँ पर जो है दत्त समिति जो है इसका हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस से। बी जो है मोरारजी देसाई जो समिति आई थी, ये आई थी मौद्रिक प्रणाली से, सॉरी बी का 3 है बैंकों की सामाजिक से, और सी का हो जाएगा यहाँ पर 2 ये वाला, और डी का हो जाएगा आपका 1 आपका ये वाला, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और आपका डी का 1। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र बाल सुरक्षा यूनिसेफ का नया संस्थापक चुना गया है। उस समय का करंट अफेयर होगा, तो ये अभी हम इसको मैं बताता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल किस महापुरुष के नाम पर मनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या, जल दिवस जो होता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। 14 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो करंट है उसको स्किप कर रहा हूं मैं, पुरानी करंट है। वस्तु और सेवा जीएसटी कर कब से लागू किया गया है। तो जीएसटी का क्वेश्चन है, आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो इसका 1 जुलाई सन 2017 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखो परिस्थिति जो पर्यावरण है इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101। इसका सही आंसर है हेकल। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता में से कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर जो होता है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में एक सींग वाला भारतीय गैंडा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला है वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें सभी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है, और ऑक्सीजन ही पाया जाता है, और कार्बन पाया जाता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसीय मिश्रण से नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। कितना पाया जाता है, 78%। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, 78% ही यहाँ पर लगभग पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, 78% यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% लगभग पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका 0.03% पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कचरे का स्रोत है। तो ई कचरे का स्रोत क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होगा। ठीक है ना, तो ई कचरे की हम बात करें अगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टीवी डीवीडी सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो ई कचरा इनमें से सभी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के संदर्भ में सही क्वेश्चन कौन सा, सही आपका जो कथन है उसको विचार करना है, तो सही बाद में हम बताएंगे कौन कौन सा, पहले हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर जो यह आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य वृक्षों को हटाने का रोकना था। ठीक है, इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ये यूपीपीसीएस का है, तो उसने सभी आंसर सही दे रखे हैं। बट अगर हम यहाँ पर पढ़े उत्तराखंड के हिसाब से, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक नहीं थे। जनक गौरा देवी को माना जाता है, लेकिन बाद में इन्होंने इसको, हाँ लेकिन इसको विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा फेमस करने का जो रहा हाथ इन्हीं का रहा था। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर इसने सभी दे रखे हैं। 107 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण आंदोलन से रहा है। तो पर्यावरण आंदोलन से जो है आपका ये भी है, ये भी है, और ये भी, सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं है तो सोडियम तो यहाँ पर गैस नहीं है ग्रीन हाउस वाली। ग्रीन हाउस गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य रूप में CO2 वैश्विक तापमान में बढ़ावा दे रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल का अस्तित्व है। मोस्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और इसको नोट कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ था, तो 1992 में यह सबसे सामने आया था। क्योटो प्रोटोकॉल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वैश्विक तापमान को निपटने के लिए वर्ष 1992 में यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। जापान के क्योटो शहर में ये 11 दिसंबर सन 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो स्वीकार किया गया, अस्तित्व में 1992 में आ गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सम्मिलित करना है आपको। सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। कुछ ऐसे सम्मेलन है जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन ये पर है, तो ये आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है,
और डी का हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो डी सी का 2 है, डी का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको देखें, बी वाला इसके हिसाब से सही बैठ रहा है। बी वाला ए का 4 है, डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ। बी है वार्सा सम्मेलन जो हुआ वो आपका 13 में हुआ, और लीमा सम्मेलन 14 में हुआ, और पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था, ठीक है। तो करंट अफेयर ही है। वैश्विक तापमान को रोकने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं आपको। पृथ्वी पर अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाकर वैश्विक तापमान को रोका जा सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कम से कम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके हम इसको रोक सकते हैं, और खेतों में कृत्रिम उर्वरक की जगह पर कंपोस्ट का प्रयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। तो इसका सही आंसर सभी होंगे, ठीक है ना। अगला है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किस मंडल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा ओजोन की मोटाई कहाँ पाई जाएगी, तो ये है आपकी समताप मंडल। कहाँ पाया जाएगा ये, समताप मंडल में ओजोन यानी कि O3 जो होती है गैस, जो ऐसी गैस है जो हमको पराबैंगनी किरणों से रोकती है, हमारे उसमें पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है, ठीक है। इस मंडल में सर्वाधिक जो होता है, ठीक है, तो सर्वाधिक जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्रीन हाउस गैस का जो वायुमंडल पर प्रभाव पड़ेगा, वाष्पीकरण में तो वृद्धि होगी, वर्षा की मात्रा में संभावित वृद्धि हो जाएगी, जैव चक्र में व्यवधान हो जाएगा, और उपरोक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ये क्या होगा, पर्यावरण तत्वों की गुणवत्ता वृद्धि करना है, बिल्कुल। प्रदूषकों के उत्सर्जन में नियंत्रण करना है, बिल्कुल। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने कर, तो बिल्कुल सही है, इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जैव विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, वायुमंडलीय विविधता, या प्रोसेसिंग, तो जैव विविधता कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किस खगोलविद द्वारा किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का ए, जॉर्जस लेमेंटियर, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका दिया था सिद्धांत, ठीक है। अगला है सुमेलित कीजिए। आपको ग्रह दिए हैं और उसके सापेक्ष उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो क्या कौन सा इसमें सम्मिलित होगा ये देखते हैं, ठीक है ना। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये आपको पता है। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, बिल्कुल सही है, बी का 2। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल है, सी का 1। और लास्ट बचा डी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो यानी कि इसका ये सही हो जाएगा। कौन सा, ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी किससे कितनी होती है। तो देखो भैया अभी वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक शैल के रूप में जाना था, ये भी आया था, और ये इसका सही आंसर क्या होता है, आग्नेय चट्टान। सबसे पहले यही बनी थी पृथ्वी में, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, आग्नेय चट्टान हम बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसमें है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा अंगूर को पकने में मदद करती है, भैया गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जरूर पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद आपकी गर्म और ठंडी जलधारा जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है 121 वाला, तो ये है आपकी चिनूक। क्या है ये, चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम भी आपने सुना होगा, चिनूक है। तो चिनूक जो है आपका एक शुष्क और गर्म दक्षिण पश्चिमी पवन है, जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है, और यह हवा जब नीचे उतरती है तो गर्म होने की वजह से अंगूर की फसलों को जल्दी पका देती है। कोहरे की दृश्यता का मापन निम्न में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो कोहरा पड़ता है तो उसकी दृश्यता का मापन जो हम करते हैं ट्रांसमिसोमीटर से हम करते हैं। जब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोई वस्तु स्पष्ट रूप से न दिखाई दे तो उसे कोहरा कहा जाता है। कोहरे की दृश्यता का मान हम ट्रांस मिलीमीटर से करते हैं, ठीक है, मिसोमीटर मिलीमीटर, ठीक है। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है यहाँ पर। कर्क एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा वाला, उसका व्यास 80 से 300 किलोमीटर के सामान्य रूप पाया जाता है, 80 से 300 किलोमीटर तक इसका व्यास होता है। इसमें वातागर का अभाव होता है। कौन सा सही होगा भाई इसमें, तो इसका सही होगा आपका तीनों के तीनों, ठीक है ना। तो इसमें वातागर का अभाव भी होता है, इसका व्यास 80 से 300 किलोमीटर भी होता है, और कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय
चक्रवात। अगला है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम बोल देते हैं आपका खादर और पुरानी वाली को बांगर। ठीक है। अगला है सुमेलित करना है चावल, ज्वार, बाजरा और दाल। अब इसमें कौन कौन से प्रदेश जो हैं वो इंपोर्टेंट है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो चावल है, तो चावल जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ज्वार जो है वो आपका महाराष्ट्र, बाजरा जो है वो है आपका राजस्थान और दाल जो है वो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक लोहे उत्पादन किस राज्य में होता है? तो लोहे का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है ये होता है आपका उड़ीसा में उत्पादन। ठीक है ना, इसको देख लेना, अभी के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ये एल्यूमिनियम के बाद संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वो क्या है? लोहा ही है। ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा एक बंदरगाह सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा एक बंदरगाह सम्मिलित नहीं है? तो देखो, अब इसमें पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है ना, नव्वा शिवा मुंबई में है, तूतीकोरिन चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में ही है। तो यहाँ पर जो कांडला बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि वो कहाँ है? गुजरात में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो ये वाला उसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर सुमेलित करना है परियोजना का नाम और नदी का नाम। अब देखो, चंबल परियोजना तो चंबल में ही है। टिहरी परियोजना आप चले जाओ, भागीरथी नदी में है। ठीक है ना, तो यहीं पर से मिल जा रहा है ये। ठीक है, अब देखिए जो चंबल परियोजना है चंबल में है, तो बी का 4 किस किस में है भाई? बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना, तो चंबल परियोजना जो है वो चंबल में हो गई। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं एक उकाई परियोजना है, ये इकाई लिखा है इसने, ताप्ती नदी पर है। बी का 4 ये हो गया, टिहरी परियोजना ये हो गया, तो इसका ए सही होगा। ठीक है ना। और गायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर है। अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का लेक। चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से जो नहीं लगती है उसकी सीमा कौन सी होगी? हरियाणा। देखो, गुजरात लगता ही है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, सिर्फ हरियाणा की यहाँ पर नहीं लगती है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ स्थित है भाई? प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी बोला जाता है। अमेरिका के आंतरिक भाग में स्थित सामान्यतः नीची भूमि वाले विस्तृत घास के मैदान है। यहाँ उच्च तापमान वृक्षों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, और यहीं पर ही सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ पर होता है। डागर यानी कि डॉगर बैंक विश्व में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई डॉगर बैंक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉगर बैंक जो है ये आपका जो स्थित है यह मत्स्य उत्पादन के लिए, किसके लिए है भैया? मत्स्य। तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र का विस्तार उत्तर में आइसलैंड तथा दक्षिण में भूमध्य सागर के जिब्राल्टर तक पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप के प्रमुख मछली उत्पादन डॉगर बैंक इसी क्षेत्र में स्थित हैं। 133, विश्व में सर्वाधिक चावल और गेहूं का उत्पादन किस देश द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर जो दिया गया है यह है चीन। ठीक है, देख लेना एक बार इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पेरू राजधानी है और ये है, तो इसमें से कौन सी किसकी राजधानी नहीं है? ये दी गई है पेरू की लीमा सही है। अजरबैजान की जूबा नहीं है। ठीक है ना, इसके अजरबैजान की जो बाकू है तेल क्षेत्र है। बुल्गारिया के सोफिया और सोमालिया की ये सही है, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो इसका जूबा नहीं है, बल्कि कौन सी है? बाकू इसकी राजधानी है। जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदी गिरती है। जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी कहाँ पर गिरती है? ठीक है, जो गिरती है आपकी हिंद महासागर में, क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्री की है, अफ्रीका ये है, अफ्रीका से नदियाँ ऐसे गिरती हैं। और ये आपका यहाँ पर ये वाला जो है आपका इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पर किस में गिरेगी? हिंद महासागर में। अगला है, सुमेलित कीजिए। बुरुंडी है, उसकी मुद्रा आपको याद बतानी है किस किस की कौन सी मुद्रा है, तो ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, 136 वाला हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो, बुरुंडी की जो है वो आपका फ्रैंक, दक्षिण कोरिया की जो है वो है वान, चिली की जो हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी आपकी पीसो, और नॉर्वे की हो जाएगी क्रोन। ठीक है ना, तो इसका ए वाला सही आंसर है। कौन सा? ए आंसर सही है इसका। अगला है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन क्या है?
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? आर्टेसियन बेसिन है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगला है विश्व का सबसे बड़ा जल उत्पादक देश, तो सबसे बड़ा जल उत्पादक देश जो है वो है आपका चीन। कौन सा है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? हीरा व्यापार केंद्र के रूप में जो जाना जाता है इनमें से वो हो जाएगा आपका कौन सा वाला? ए, एंटवर्प। कौन सा हो जाएगा? एंटवर्प, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेलग्रेड और नदी है, कौन सी नदी पर ये स्थित हैं? अब देखो भाई ये बहुत पूछा आता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तो पक्का ही आएगी। अब देखो पोलैंड की राजधानी, अब देखो यहाँ पर जो है पहले हम बेलग्रेड देख लेते हैं, ठीक है। बेलग्रेड का डेन्यूब सही है, नई दिल्ली यमुना नदी के सही पर सही है, वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक ये भी बिल्कुल सही है, वारसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राजधानी दी गई है आपको 140 का, यही गलत है क्योंकि ये विस्चुला नदी के तट पर है, ठीक है। वारसा क्या है? विस्चुला नदी के तट पर, इसके नदी पर तट पर नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, ठीक है, कहवा मतलब होता है कॉफ़ी मंडी सबसे बड़ी जो विश्व की है वो कौन सी है? तो वह है ब्राज़ील के साओ पाउलो जो है ये विश्व की सबसे बड़ी कहवा यानी कॉफ़ी मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। और विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है। यहाँ कहवा के बागानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा। ये याद कर लेना, फजेंडा बोला जाता है कॉफ़ी के बागानों को यहाँ पर, ठीक है। तो फजेंडा कॉफ़ी का बागान जो है ये भी यहाँ के हैं और साओ paulo विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी है। अब है डेट्रॉइट, बोस्टन, स्प्रिंगफील्ड और सूरत, ये आपको बताना है किस लिए फेमस हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें क्या, डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए है, ठीक है ना, बोस्टन जूता निर्माण के लिए, स्प्रिंगफील्ड जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सूरत जो है आपका वस्त्र निर्माण के लिए फेमस है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कौन सी थी? अब ये उत्तर प्रदेश है भैया, आप देख लेते हैं इसको, क्या है, आ जाएगा तो आ जाएगा 19 पॉइंट इतना करोड़, ठीक है। चलिए सिडबी का मुख्यालय यूपी में कहाँ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिडबी का गठन। सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है, बट अगर हम सिडबी की बात कर लेते हैं, सिडबी जो है लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और अगर हम बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आए को सारे के यूपी के ही ये प्रादेशिक क्वेश्चन है। जैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड पूछता है, यूपी में यूपी पीसीएस में यूपी पूछता है, हमारे वहाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो सिडबी पूछ दिया है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को स्मार्ट सिटी बताया गया है, ये पूछा गया है। लट्ठमार होली ये आपका मथुरा की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रमुख व्यावसायिक फसल है, ये है। तो इससे आगे करना हमारे लिए उतना सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों, इसमें आपको देखा आपने हिस्ट्री इसमें कवर की गई बहुत अच्छे से, तीनों की तीनों हिस्ट्रियाँ देखी, ज्योग्राफी आपने पूरी देखी, पॉलिटी आपने पूरी देखी, इकोनॉमिक्स आपने बहुत अच्छे से देखी, पर्यावरण इसमें देखा। तो ये बहुत अच्छा पेपर है और बहुत अच्छा पेपर, इसको एक बार देखने से बिल्कुल नहीं होगा, 1 से 2 या 2 से 3 बार इसको देखिए, इसको रिवीजन करिए। यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने जरूर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का यह पेपर रहा है। तो हाल ही में हुआ पेपर, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द। तो होप सो कि बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है।